अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा एक ही भाई था जो बड़ा ही संगदिल निकला। जब तक माँ बाप जिंदा रहे, आफियत रही, उनके दुनिया से जाते ही बेअमान हो गई। अब्बा ने बहुत चाहा था कि लाडला बेटा पढ़ लिख जाए, मगर वो 7वीं से आगे पढ़कर न दिया। उसने बुरी सोसाइटी अपनाई और नशे का आदी हो गया। नौमरी में नशा करने की वजह से वो कहीं का नहीं रहा। वालिद बेचारे दिन भर मजदूरी करते, तब कहीं घर का खर्चा चलता था। भाई अयूब को अब्बा की मेहनत की कमाई के ज़ाय होने का भी एहसास ना था। जब वो घर आता, माँ से रकम तलब करता, ना मिलती तो दंगा फसाद करता और मार पीट पर उतर आता। माँ की बालियाँ, मेरी चांदी की चूड़ियाँ, मेरे जहेज के लिए रखे हुए बर्तन, कपड़े, सिलाई मशीन तक उसके नशे की नज़र हो गए। मगर ये ऐसा दोज़ख था जो भरता ही न था। माँ बाप गम में घुल घुल कर मर गए, मगर ये आग ऐसी थी कि बुझती न थी। मैं अब कुली तौर पर भाई के रहमो करम पर रह गई। अम्मा ने मेरे ब्याह के लिए पाई पाई जोड़कर जो कुछ बनाया था, भाई ने नशे से भरे सिगरेट के कष्ट ले लेकर फूंक डाला। अब घर में पकाने का बर्तन रहा, न चारपाई और बिस्तर रहे। घर ढिंढोरा हो गया कि तवा और अंगीठी तक न रह गई। आखिरी पूंजी मैं रह गई थी, तो भाई ने उसको भी ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया। वो जिस शख्स से अपना नशा पूरा करने का सामान खरीदता था, वो उधेड़ उम्र का बदखसलत और बदकुमाश आदमी था, तभी कोई उसको रिश्ता ना देता था। अयूब उसकी आदत से खूब वाकिफ था, लेकिन उसको इस बात से क्या गरज कि उसकी बहन की आइंदा ज़िंदगी में कोई सुख मिलेगा या नहीं। उसे तो अपनी गर्ज पूरी करना थी। जब कर्ज बहुत चढ़ गया और नशा पानी को फूटी कौड़ी ना रही, तो भाई ने उस आदमी से एक अजब सौदा कर लिया, नशे के बदले बहन का सौदा। अयूब ने मलंगे को कहा कि तुम मुझे हीरोइन दिया करो, मैं तुम्हारा निकाह अपनी बहन से करवा देता हूँ। निकाह से पहले मलंगा एक बार हमारे घर आया। भाई खुद उसको घर लाया था ताकि वो मुझे देख ले। मैं चूल्हे के पास बैठी उसकी राख कुरेद रही थी, क्योंकि घर में पकाने को कुछ भी ना था। मलंगे ने मुझे देखा और दूसरे दिन 2 आदमी ले आया। उधर अयूब भाई ने मोहल्ले के 2 आदमी बुलाए और मेरा निकाह हो गया। न सहेलियां आईं, न ढोलक बजी और मेरी शादी हो गई। इस शादी के बदले में भाई ने उससे वादा लिया था कि वो रोज़ उसको नशा मुहैया करेगा। मेरा शौहर अच्छा आदमी न था, मगर मैंने सोचा कि इसको अपने हुस्ने सलूक से अच्छा कर लूँगी। मैं अक्सर ऐसी बातें सुनती थी कि अगर बीवी अच्छी हो तो अपने ईसार और सीरत से शौहर को राह रास्त पर ला सकती है। मगर शौहर ने पहले ही दिन मुझे पैर की जूती समझा और मैं उसे सर का ताज समझकर उसकी इज्जत करने लगी, ताकि वो भी मेरी इज्जत करे। शुरू में तो मलंगे की खुशी का ठिकाना ना था कि घर में औरत आ गई थी। उसे भी घर का सुख देखने को मिला। गरम खाना और साफ सुथरे कपड़े मिलने लगे। वो मेरे लिए रोज़ कभी कबाब, कभी गरम गरम जलेबियाँ लाता और मैं दिन रात उसकी खुशनुदी में मरी जाती थी। रफ्ता रफ्ता उसका रंग उतरने लगा। जिस रोज़ नशा ज़्यादा कर लेता, बहुत मारता, मैं घुट घुट कर रोती, सिसकियाँ भी दबा लेती कि कहीं मेरी आवाज़ घर से बाहर ना चली जाए। रो रो कर दिल ही दिल में भाई को कोसती, जिसने सिर्फ अपने नशे के लालच में मुझे ऐसे बेज़मीर इंसान के हवाले किया था। दिन जूं तूं करके गुजरते रहे। भाई मेरी शादी के बाद कभी मेरे घर ना आया कि मेरी हालत देखता और मैं उसको गैरत दिलाती, उससे अपना दुख सुख कहती, कोई शिकवा ही करती। करचे वो रोज़ शाम को मलंगे के पास हीरोइन लेने आता था, मगर उसके खुफिया अड्डे पर, जहाँ उस जैसे चंद जवारी और नशई जमा होते थे। एक बार उसके अड्डे पर पुलिस का चापा पड़ गया। मलंगा उस वक्त वहाँ मौजूद ना था, इसलिए उसके साथी तो पकड़े गए, मगर वो कहीं छुप गया। पुलिस उसकी तलाश में थी। एक दिन घर की तलाशी लेने भी आई। चंद दिन की गुमशुदगी के बाद एक रात मलंगा आधी रात को घर आया और कहने लगा कि मेरे एक दोस्त ने मेरी ज़मानत दे दी है, मगर पुलिस वाले फिर भी तंग करेंगे, तुम एक काम करो। और उसने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मुझे अपने कानों पर एतबार ना आया कि ये आदमी इतना घटिया और गिरा हुआ है कि बीवी जो उसकी इज्जत है, उसको बुराई के रास्ते ले जाने पर तैयार है।
मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मलंगे के घर में मैंने बाइज्जत रहने के लिए हर तरह की अजियत बर्दाश्त की थी। सोचा कि अगर इस चार दीवारी में भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो इस कैद में दुख सहने का क्या फ़ायदा। सो पहली बार ज़ुबान खोली कि बदकिरदार, अब तो मेरी इज्जत के भी दर पे है, शर्म कर। मैं तेरे 2 बच्चों की माँ हूँ, कम अज़ कम इस रिश्ते के तकद्दुस का तो ख्याल कर। इस पर मलंगे ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। उन दिनों मेरी छोटी बच्ची सिर्फ 6 माह की और बेटा 4 साल का था। उनको भी मेरे साथ घर से बाहर कर दिया। उस बेरहम इंसान ने यह भी ना सोचा कि इन मासूमों का क्या होगा और मैं बच्चों का पेट कैसे पालूंगी। मैं रोती जाती और सोचती जाती कि अगर आज भाई मिल जाए तो उसका गिरेबान पकड़कर पूछूं कि क्या भाई ऐसे ही घर में बहनों को ब्याहते हैं। अब बताओ, 2 मासूम बच्चों के साथ इस भरी दुनिया में कहाँ जाऊं। मेरे वालिद के एक दोस्त कलीम अहमद एक वकील के पुराने मुंशी थे। उनकी बेटी मेरी सहेली थी। मैं उसके घर चली गई। रो रो कर अपना अहवाल मुंशी चाचा को कह सुनाया। उन्होंने तसल्ली दी और अपने घर ठहरा लिया। दूसरे रोज़ मशवरा करने के लिए वह मुझे अपने वकील के दफ्तर ले गए। उन्होंने मुझसे सारा हाल सुनकर बच्चों के खर्चे का केस अदालत में मेरे शौहर पर दायर करा दिया। एक पेशी पर मैं वकील साहब के दफ्तर में बैठी थी कि वहाँ उनके बहुत से मौक्कल आ गए। सारा कमरा मर्दों से भर गया। मैं एक तरफ कोने में बैठी थी। इतने लोग देखकर घबरा गई। शर्म से अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया, क्योंकि मैं कभी इस तरह अजनबी मर्दों के सामने नहीं गई थी। हमेशा पर्दे में घर में रहती रही थी। उस वक्त मेरी ऐसी हालत हो गई कि जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। वो लोग अपने अपने मसले और बातें करके थोड़ी देर बाद चले गए, लेकिन एक आदमी बैठा रहा। वकील साहब ने उसके लिए चाय मंगवाई, फिर वो किसी काम से बाहर चले गए। अब मैं और वो अजनबी कमरे में अकेले रह गए। मैं नजरें नीचे किए फर्श को घूर रही थी। माथे पर पसीने के कतरे आ चुके थे। तभी वो अजनबी बोला, बीबी, मैं वकील साहब का रिश्तेदार हूँ। काफ़ी देर से तुम्हें यहाँ बैठे देख रहा हूँ। यकीनन तुम किसी मसले के लिए आई हो, मगर बहुत परेशान दिखाई देती हो। क्या बात है? क्या तुम्हारा कोई मुकदमा है? अगर वकील साहब की फ़ीस देने से कासिर हो तो बताओ, मैं कम पैसों में तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैंने हिम्मत करके बमुश्किल उसको अपना हाल कह सुनाया। मेरी कहानी सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत खुदा तरस इंसान है, जिसको मेरी आप बीती सुनकर दुख हुआ है। कहने लगा, बीबी, अगर मैं एक मशवरा दूं तो क्या तुम मानोगी? मैं शशोपंज में पड़ गई। जाने क्या मशवरा देंगे? तब वो कहने लगे, तुम औरत ज़ात हो और सर पर किसी महरम का हाथ भी नहीं। ये कचहरियाँ तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं। अगर तुम ये मुकदमाबाजी छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ कि आज के दिन से मेरे मरने तक तुम्हारे तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे होंगे। सोच रही थी कि भला ये कैसे मुमकिन है। ये एक अजनबी ना आशना, मेरा इसका क्या रिश्ता नाता। अभी ये बातें हो रही थीं कि वकील साहब आ गए और बताने लगे कि बीबी, ये मेरा फूफीजाद भाई है, जंगी कैदी था, 6 माह हुए वापस आ गया है। इसका नाम एहसन है और ये अपने नाम की तरह नेक सीरत है। एहसन ने वकील साहब से कहा कि बीबी को राज़ी करें कि ये मुकदमेबाजी में खुद को और अपने बच्चों को ना उलझाए। ये बच्चों वाली हैं, इतनी ख्वारी बर्दाश्त ना कर पाएंगी। कुछ सोचते हुए वकील साहब बोले, खातून, तुम एक शरीफ औरत हो, किसी हद तक एहसन का ख्याल दुरुस्त है। हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून का सिस्टम लंबी मुद्दत के पेचो खम में उलझता है तो काफ़ी वक्त तक ख्वारी बर्दाश्त करना पड़ती है, जबकि तुम जैसी सितमज़दा को फिलफौर इंसाफ और इमदाद की ज़रूरत है। बेशक इंसाफ के हसूल में वक्त लग सकता है, तब तक तुम और तुम्हारे बच्चे कहाँ से खाओगे और रहाइश भी तुमको दरकार होगी। तभी एहसन ऐसा कह रहा है, ये तुम्हारी मदद करना चाहता है और कुछ सोचकर ही ये मशवरा दे रहा है। फिर एहसन बोले, तुम बखूबी जानती और समझती हो कि मुकदमेबाजी में यहाँ किस कदर धक्के खाने पड़ते हैं कि अच्छे भले खुशहाल मर्द तबाह हो जाते हैं। तुम तो फिर अकेली औरत हो। मैंने तुमको हकीकत समझा दी है, आगे तुम जानो और तुम्हारे वकील। तभी वकील साहब बोले,
खातून, अभी तुम मुंशी साहब के हमरा घर चली जाओ। हम मुंशी जी से मशवरा करके तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई अच्छा हल सोचते हैं। मैं मुंशी चाचा के घर आ गई। एहसन और वकील साहब ने उनको समझाया और राज़ी किया कि केस ना करें, बल्कि इस खातून और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का कोई मुस्तकिल हल सोचें। उन्होंने चाचा मुंशी को तजवीज़ दी कि वो मुकदमा ख़त्म कर देंगे तो एहसन खातून और बच्चों का खर्चा ताहयात अदा करने पर राज़ी है, क्योंकि एहसन की बीवी बच्चे उस वक्त बांग्लादेश में मारे गए थे जब उसकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। वो तब मशरक़ी पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बन गया। एहसन खान को तभी जंगी कैदी बना लिया गया था। वो अपने बीवी बच्चों को खोने का गहरा दुख और सदमा सह चुके थे। उन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की कफालत की बात सच्चे दिल से की थी। चाचा मुंशी का छोटा सा घर था, उनका अपना भी कुनबा था। मैं उम्र भर तो उनके पास नहीं रह सकती थी और अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी भी मुझे मंजूर ना थी। लिहाजा मैंने इस बात को मान लिया कि वो अगर मुझे बहन बनाना चाहते हैं तो मैं सिद्के दिल से इस नाते को कबूल कर लूँगी। अगले हफ्ते वो आए और एक मकान की चाबी मुझे दे गए जो उनकी मलकियत था और अब खाली पड़ा हुआ था। उसमें उन्होंने ज़रूरत का सामान भी रखवा दिया था। चाचा मुंशी ने मुझे उस मकान में शिफ्ट कर दिया और वो मेरे सरपरस्त व निगरान मुकर्रर हो गए। वो दिन में एक चक्कर मेरे पास लगा जाते थे। जब मोहल्ले वालों से वाकफियत हो गई तो मैं बेखौफ होकर वहाँ रहने लगी। एहसन बाकायदगी से खर्चा देते थे। मोहल्ले वालों से कह दिया था कि ये मेरी बहन है। खुद वो किसी और जगह रहते थे। चंद माह बाद एहसन की वालिदा ने उनकी शादी अपनी भांजी से कर दी तो वो वालिदा और बीवी को भी मेरे पास लेकर आए। दोनों ही बहुत अच्छी ख़वातीन थीं। उन्होंने खुद मेरे बच्चों को स्कूल ले जाकर उनका दाखिला करवाया और कुरान मजीद की तालीम के लिए मौलवी साहब से बात की। एहसन भाई बाकायदगी से घर का खर्चा हर माह भिजवाते रहे। फिर वो अरब अमारात चले गए। वहाँ से भी वो मुझे मुकर्ररा रकम अपनी बेगम और वालिदा के ज़रिए भेजते रहे, यहाँ तक कि मेरे बच्चे बड़े हो गए। मेरे बेटे को उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में करवाई। उसे रुखसत करने वो बैरून मुल्क से वतन वापस आए। अब मैं घर में अकेली रह गई थी। उधर उनकी बेगम और बच्चे अकेले हो गए क्योंकि एहसन भाई की वालिदा का इंतकाल हो गया था। तभी भाभी इसरार करके मुझे अपने साथ ले गईं और अपने घर का ऊपर का पोर्शन मुझे रहने के लिए दे दिया। इस तरह हम साथ रहने लगीं। अब मेरा बुढ़ापा है। एहसन भाई भी 70 बरस के हो चुके हैं, मगर हमारे दरमियान बहन भाई का वो मुकद्दस रिश्ता कायम है जो सगा भाई ना निभा सका, लेकिन मुंह बोले भाई ने निभा दिया। आज मैं अकेली नहीं, एहसन भाई और उनकी बेगम मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे भी लावारिस नहीं। उनका मामू एहसन सलामत है, जिस पर जितना फ़ख्र करूं कम है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी से क्या सबक सीखा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।